तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन मैथ्स पर। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कक्षा 10 का मैथ। आपका मैथ का भी क्लास जो है शुरू हो चुका है और आज इस मैथ की क्लास की पहली वीडियो है। और हम लोग इस पहली वीडियो में आपका जो प्रश्नावली है, जो आपका चैप्टर है पहला वास्तविक संख्या, उसका प्रश्नावली 1.1 को डिस्कस करने वाले हैं। तो उसी के सिलसिले में आज ये वीडियो होने वाला है। तो आप पेन और पेपर लेके बैठ जाइए और हमारे साथ मैथ लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हम लोग आपके लिए बहुत इजी वे में मैथ के वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का जो हमारा प्रश्नावली है वो कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये वीडियो बहुत ही प्यारा रहने वाला है। आप लोगों का प्रश्नावली 1.1 आज खत्म हो जाएगा। तो ये जो वीडियो है ये कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 12 वालों का वीडियो अभी आएगा आगे, ठीक है। तो कक्षा 10 वालों, आपके लिए एकदम हम लोग मेहनत कर रहे हैं और आपके हर एक चैप्टर की वीडियो लेकर आ रहे हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो आपका विज्ञान हो, चाहे वो गणित हो, चाहे वो अंग्रेजी हो। तो आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को एकदम बेहतर बना सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं और इससे पहले आपने कोई भी हमारी वीडियो देखी हो और आपको अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करके अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आएं। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है वास्तविक संख्या। अब समझते हैं संख्या क्या है। आपका थ्योरी पार्ट समझते हैं, उसके बाद चलेंगे प्रश्नावली पर। देखिए संख्या क्या है। संख्या क्या है एक्चुअली में समझते हैं। देखिए संख्या है वे चिन्ह जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को गिनते हैं, यानी ऐसे चिन्ह जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को काउंट करते हैं, वो सभी क्या है, संख्या है। जैसे अगर हम लिखें 12, ठीक है, तो 12 जो है किसी वस्तु की काउंटिंग को बता रहा है कि 12 वस्तु हैं या 12 कोई चीज है। तो ये 12 क्या है, ये 12 है आपका संख्या, ठीक है। जैसे अगर हम कहें 5 आम हैं, तो आम को बता रहा है कि ये कितने हैं, 5, यानी संख्या को बता रहा है ये चिन्ह। तो ये क्या है, आपका संख्या है। अब संख्या के प्रकार को डिस्कस कर लेते हैं। संख्या के कितने प्रकार हैं, तो देखिए आपके चैप्टर के हिसाब से संख्या 2 प्रकार की है, ठीक है। एक जो है आपका वास्तविक संख्या है, जिसको आप रियल नंबर बोलते हो, और दूसरा है आपका काल्पनिक संख्या, जिसे आप वर्चुअल नंबर या इमेजिनरी नंबर बोलते हो। ये जो वर्चुअल नंबर या इमेजिनरी नंबर है, इसको आप पढ़ोगे कक्षा 11 में द्विघात समीकरण में, ठीक है। तो आप जब आप वहां पढ़ोगे तो वहां समझना। फिलहाल हमको जो मतलब है हमारा वह है वास्तविक संख्या से। तो समझ लेते हैं कि वास्तविक संख्या क्या है। देखिए वास्तविक संख्या क्या है, इसको समझते हैं। वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को मिलाने से बनता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला देंगे तो क्या बनेगा, आपका वास्तविक संख्या बनेगा। अब ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है, इसको हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। वीडियो बहुत ही प्यारी रहने वाली है, पूरा वीडियो में बने रहिए और अपने प्रश्नावली को हमारे साथ मिलकर सॉल्व करिए, ठीक है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो है आपका वो है परिमेय संख्या। हमने कहा कि जो वास्तविक संख्या है वो 2 संख्या से मिलकर बनी होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या है, देखिए ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो, p/q के रूप में होती है, लेकिन q बराबर 0 नहीं होता। मतलब ऐसी संख्या जो बटे के रूप में तो हो, लेकिन उसका जो हर है वो 0 न हो, तब वह परिमेय संख्या कहलाती है। तब वह क्या कहलाएगी, आपका परिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे देखिए 1/2, 1/2 में इसका जो हर है वो 0 नहीं है, वो क्या है, 2 है। 5/7, तो ऊपर वाले को अंश बोलते हो, नीचे वाले को हर, तो हर यहाँ पे 0 नहीं है। 3/8 ये भी 0 नहीं है। ये सभी संख्याएं क्या हैं, ये सभी संख्याएं हैं आपकी परिमेय संख्या। ये सभी संख्याएं क्या हैं आपकी, ये सभी संख्याएं हैं आपकी परिमेय संख्या, ठीक है। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या है। अपरिमेय संख्या क्या है, ऐसी संख्या जो p/q के रूप में न हो, यानी ऐसी संख्या जो पहली बात तो बटे के रूप में ना हो, अपरिमेय संख्या कहलाती है। और यदि वह बटे के रूप में हो तो उसका जो हर है यानी q है वो कितना होगा, 0 हो जाएगा। जैसे देखिए 2/0, ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है। जैसे √2, √5, √7, यानी ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं निकल सकता, ठीक है। और यहाँ पे 0.001, 001, 001 मतलब अनंत तक है। ये सभी क्या है, ये सभी हैं आपकी अपरिमेय संख्या। तो उम्मीद करते हैं आपको संख्या क्या है, संख्या का प्रकार क्या है, परिमेय संख्या क्या है
और अपरिमेय संख्या क्या है समझ में आया होगा। अब आगे देख लेते हैं। आगे देखिए आपका प्रश्नावली अब शुरू हो चुका। पेन पेपर लेकर बिल्कुल बैठ जाइए, आप अपनी किताब को भी ओपन कर लीजिए। प्रश्नावली 1.1 है, आपकी किताब से बिल्कुल मैच करेगा। जो पहला प्रश्न है वो हम लोग देखते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इस साल का जो बोर्ड पेपर हुआ है 2024 का, उसमें ये पहला जो संख्या 140 ये आया था। अब सेम टू सेम यही प्रश्न था आपका 1 नंबर में, 1 नंबर नहीं 2 नंबर में आया था। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप एक भी प्रश्न को मिस मत करना, सारे प्रश्नों को हल करना और बहुत आसानी से हमारे साथ आप लोग हल भी कर लोगे। देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला है हमारा 140। तो 140 को क्या लिख सकते हो, देखिए 2 दूना 4, ठीक है, 4 पंचे 20 और 20 सत्य होता है 140। यानी 140 का यदि खंड करें तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 आता है। इसको यदि हम आगे लिखें तो 2 2 बार आया है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, गुणे 5 हो जाएगा और गुणे 7 हो जाएगा। यही आपका है उत्तर। अगर यकीन न हो तो 2024 का जो पेपर है उसको उठा के आप देख लीजिए, सेम टू सेम क्वेश्चन आया है और ये बहुविकल्पी में आया है। ठीक है, अब देख लेते हैं दूसरा क्या है आपका 156। तो 156 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 156 को यदि आप नहीं लिख पा रहे हो हमारी तरीके से तो आप लसा निकाल लो। जैसे लसा निकालते जैसे 2 से काटोगे तो 2 सत्ते 14, 2 आठे 16, फिर 2 से काटोगे तो 2 तिहाई 6, 2 नवा 18। उसके बाद फिर किससे काटोगे, 3 से काटोगे तो 3 एक कम 3, 3 त्रिक का 9। फिर 13 से काट दो, 13 से काटोगे तो 1 बच जाएगा। यानी जो 156 है, 156 का क्या आएगा ये गुणनफल 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। यानी ये 2 2 बार आया है तो 2 का हो जाएगा स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13 और यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, यानी 156 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा ये होगा 2 के घाते 2 गुणे 3 गुणे 13। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं किसका 505 का। देखिए 5005 का, 505 का नहीं। देखिए जब 5005 को काटेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 5 से काटिए पहले तो 5 एक कम 5, 5 जीरो हम 0, 5 जीरो हम 0 और 5 एक कम 5। फिर इसको 7 से काटिए, तो जब 7 से काटेंगे तो हो जाएगा आपका 7 एक कम 7, फिर 7 चौक 28 हो जाएगा और 7 त्रिक 21 हो जाएगा। इसको 11 से काटेंगे तो आएगा आपका 13 और 13 से काटेंगे तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। यानी जो आपका 5005 है इसका खंड कितना आया, 5 गुणे 7 गुणे 11 और गुणे 13। यही आपका क्या है, यही आपका उत्तर है। ठीक है, अब देख लेते हैं ये आपका 74 29। 74 29 को पहले देखिए 17 से काटिए, 17 से काटेंगे तो आ जाएगा 17 चौका 68। और जब 17 चौका आपका 68 आ गया तो जब 17 चौका 68 तो यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 6 और 6 और 2 मिलकर हो गया आपका 62। तो 17 तिरिक 51। जब 51 बन गया तो बचा कितना 11, तो 17 सत्ते 119। अब इसको 19 से काटिए, तो 19 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 19 दुना के 38 और 19 तिरिक 57 और फिर 23 से काटिए। 23 से जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 1 आ जाएगा। यानी ये जो आपका 74 29 है इसका अभाज्य गुणनफल कितना होगा 17 गुणे 19 गुणे 23 होगा। यही आपका क्या है आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल पूरा का पूरा समझ में आया होगा। बारी बारी से हमने सारे सवाल को सॉल्व कर दिया। तो जो पहला प्रश्न था वो समाप्त हो चुका है आपका। अब देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF का मतलब होता है हिंदी में आपका मस, और एलसीएम का मतलब लसा होता है। ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो लसा और मस के बराबर है। यानी आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसका लसा निकालना है, फिर निकालना है इसका मस। उसके बाद आपको बताना है कि पहली संख्या का गुणनफल, यानी पहली संख्या का गुणनफल और दूसरी संख्या का गुणनफल ये बराबर होगा आपके मस गुणे लस। यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होगा मस गुणे लस होगा। ये आपको बताना है। तो चलिए इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, लसा और मस निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इसका 26 और 91 का क्या निकालते हैं HCF। तो HCF निकालेंगे
तो क्या हो जाएगा HCF इसका, देखिए 26 और 91 का, तो 26 को लिखेंगे इस तरीके से 26, तो 13 दूना क्या होता है 26, यानी 2 गुणे ये हो जाएगा 13। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 91, तो 13 सते 91 यानी 7 गुणे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब इस दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन हम देख रहे हैं कि जो 13 है वो कॉमन है, तो जो HCF होता है वो दोनों में जो कॉमन रहता है उसी को लिखा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 13 और यही आपका HCF है। इतना समझ में आया। अगर हम LCM की बात करें, यानी अब हम किसकी बात कर लेते हैं, अब हम बात कर लेते हैं LCM की, ठीक है। यहाँ पे LCM लिख दें, LCM। तो LCM कैसे निकलता है, तो यहाँ पे 26 का हमने खंड किया था तो आया था 2 गुणे 13, और 91 का खंड किया था तो आया था 7 गुणे 13। अब देखिए लसा में होता क्या है कि जो संख्या कॉमन होती है उसको एक बार लिखा जाता है। जैसे 13 देखिए यहाँ पे कॉमन है तो इसको एक बार लिखेंगे। उसके बाद जो संख्या कॉमन नहीं होती उसको भी लिखा जाता है। तो जैसे 2 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन नहीं है, तो ये क्या होगा, इसको भी लिखा जाएगा। तो अब देखिए 13 दूना के कितना हो गया यहाँ पे 7 दूना के 14 हो गया। यहाँ पे लिख देंगे 13 गुणा के 14। अब 13 का 14 में गुणा कराएंगे तो कितना आएगा लसा इसका, देखिए जब 13 का 14 में गुणा करा देंगे तो कितना आएगा। अब यहाँ पे गुणा करेंगे तो 13 चौका 52 हो जाएगा, हासिल 5, और 13 कम 13, 13 और 5 कितना हो गया 18, मतलब 182। ठीक है, 182 तो इसका लसा हो गया, और इसका मसा कितना आया था 13 आया था। अब जांच करने की बारी है, तो जांच करेंगे, पहली संख्या का दूसरी संख्या में गुणा करा देंगे। तो पहली संख्या हमारी कितनी थी 26 थी, और दूसरी संख्या हमारा कितना था 91। अब लसा और मसा बराबर क्या है, मसा गुणे लसा, तो मसा हमारा कितना है, मसा है आपका 13, और जो आपका लसा है वो है आपका 182। अब देखिए अगर आप पेपर में गुणा कराने जाओगे तो आपका समय खाएगा। इससे अच्छा यह है कि आप दोनों पक्षों को बराबर दिखा दो। जैसे देखिए यहाँ पे है 26 गुणे 91, तो यहाँ पे 13 गुणे 182 को लिख दो 2 गुणे 91। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ये 26 गुणे 91, और यहाँ पे 13 का 2 में गुणा करा दो तो कितना हो जाएगा 26 गुणे 91। देख रहे हैं दोनों पक्ष आपस में क्या हो गया बराबर, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है आपके राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा सवाल सिद्ध हो चुका है। हमने जांच करके भी देख लिया है कि हमारा सवाल क्या है, सही है, और इसका लसा जो आया है वो 182 आया है, और जो इसका मसा आया है वो आया है 13। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आप गुणा कराओगे तब पर भी वही आएगा, लेकिन थोड़ा आपका टाइम खाएगा, तो टाइम थोड़ा आप बचाओगे पेपर में, तो इसलिए हमने इसको इस तरीके से सॉल्व किया है। आपका मन करे तो आप दोनों का गुणा करवा के चेक कर लीजिए, दोनों एकदम बराबर रहेंगे। उम्मीद करते हैं पहला प्रश्न आपको समझ में आया है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, देख लेते हैं दूसरा सवाल। देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है आपका 510 और 92। तो 510 और 92 का सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है HCF। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 92 का। तो 92 का होता है 23 चौका 92, यानी 4 गुणे कितना हो जाएगा ये 23। ठीक है, अगर हम 4 को लिखना चाहें आगे तो लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 23। ठीक है, अगर हम लिखें 510 को, तो 510 को हम लिख सकते हैं, देखिए 51 गुणे 10। तो 51 गुणे 10 को हम अगर आगे बढ़ाएं तो 17 त्रिक 51 होता है, यानी 3 गुणे कितना हो जाएगा 17। उसके बाद जो 10 है 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कौन कौन सा कॉमन है, जो कॉमन होगा वही उसका क्या होगा HCF होगा। तो यहाँ पे कॉमन देख रहे हैं 2 है, 1 2 यहाँ पे मिल रहा है और 1 2 यहाँ पे मिल रहा है, तो 2 कॉमन है, तो HCF कितना हो जाएगा इसका, तो HCF हो जाएगा इसका 2। ठीक है, अब निकाल लेते हैं इसका लसा यानी LCM। जब आप लसा निकालोगे यानी LCM निकालोगे तो क्या करोगे, हमने कहा कि देखिए आप जो मसा निकाले हैं उसमें जो संख्या कॉमन नहीं है उसको भी आप गुणा कर दोगे तो आपका लसा निकलेगा। यानी देखिए अगर हम देखें तो 92 को हमने लिखा क्या है, हमने लिखा है 2 गुणे 23, यही लिखा है। अगर हम 510 को लिख रहे हैं तो 510 को क्या लिख रहे हैं, 510 को लिख रहे हैं 3 गुणे 17 गुणे 2 गुणे 5, यही लिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इसको हम क्या करते हैं, 2 कॉमन मिल रहा है यहाँ पे तो 2 को तो लिखेंगे, लेकिन जो कॉमन नहीं मिल रहा है उसको भी लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 3 नहीं कॉमन मिला, यहाँ पे 2 नहीं कॉमन मिला तो 2 लिख दिए, फिर यहाँ पे 23 कॉमन नहीं मिला तो 23 लिख दिए, यहाँ पे 17 कॉमन नहीं मिला तो 17 लिख दिए,
उसके बाद 5 कॉमन नहीं मिला तो 5 भी लिख दिए। अब सबका गुणा करवाते हैं, तो गुणा कराएंगे। देखिए यहाँ पे 5 का आप 2 में गुणा करवाए तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और 2 का 6 में 2 का 3 में, तो यहाँ पे हो गया 6 और यहाँ पे हो गया 10। अगर हम इनका गुणा करवाएं तो 10 छक्का कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अभी बचा है आपका 23 और 17, तो जब यहाँ पे लिखेंगे तो 60 गुणे हो जाएगा। अब 23 का 17 में गुणा कराएंगे तो जाएगा 17 तिरिक 51, हाथ में आया कितना आपके 5 आ गया, और 17 दूना 34, 34 और 5 कितना हो जाता है आपका 34 और 5 हो जाता है 39। ठीक है, अगर हम इसका गुणा कराएं तो देखिए 6 एक कम कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 और 6 नवाई हो जाएगा यहाँ पे 54, और 6 त्रिक 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 का गुणा करवा दिए, 6 एक कम 6, 6 नवाई 54, 6 त्रिक 18, 5 23, और एक जीरो लगा था तो एक जीरो लगा लिए, यानी जो इसका लसा आया वो आया 2346 ये क्या आ गया इसका, ये है लसा। और आपको मस पता है, मस कितना है 2 है। तो अब जांच कर लेते हैं, क्या कर लेंगे अब जांच, क्योंकि उसने कहा था कि जांच करके बताइए कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस, यही बताना था आपको, लस गुणे मस। तो पहली संख्या जो है आपकी वो है 510 और दूसरी संख्या है आपका 92। अब यहाँ पर हम लोग क्या करा लेते हैं, इसका गुणा किसका, आपका लस का, तो लस है आपका 2346 और जो मस है आपका वो है 2। अब देखिए 51 का जब 91 में गुणा कराएंगे तो ये आएगा 2346 और यहाँ पे एक जीरो लगा था लगा देंगे। ठीक है, ये आ गया, और गुणे में आएगा आपका 2। अब देखिए 2 का इधर गुणा कराएंगे तो 2 जीरो हम 0, 2 6 12 और 2 चौक 8 और 1 9 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 2 दूना 4, यानी 46 92 0। इसका भी गुणा करवा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 46 92 0, यानी दोनों पक्ष आपस में क्या आ गए, ये बराबर आ गए, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है आपका राइट हैंड साइड। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही आसानी से हम इसको बता रहे हैं और आपको समझ में एकदम आता चला जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा तीसरा प्रश्न क्या है। देखिए जो हमारा तीसरा है वो कह रहा है आपका 336 और 54। 336 और 54 का क्या निकालना है आपको, सबसे पहले तो HCF जिसको आप मस बोलते हो, उसके बाद आपको निकालना है लस। तो सबसे पहले इसका मस निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, आपका ये है 54, तो 54 लिख देंगे तो 18 तिरिक 54 होता है, कितना होता है 18 तिरिक 54, यानी 3 गुणे। अब 18 को क्या लिखेंगे 6 तिरिक 18, तो या 9 दूना 18, तो 9 को लिखेंगे 3 गुणे 2। देखिए 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 18, यानी 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 18, 18 दूना 36। ठीक है, यहाँ पे 3 त्रिक का 9, यहाँ पे 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 दूना 54 हो गया। तो यहाँ पे ये सब 54 का क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। अब निकालते हैं 336 का। 336 को यदि 2 से काटोगे तो कितना आएगा आपका, 2 से काटोगे तो ये आपका आएगा 36 का आधा कितना होता है आपका, यहाँ पे देखिए 2 से काटेंगे तो आएगा 168, यानी 2 एक कम 2 और 2 6 12 और 2 8 16, 168 आ गया। 168 को यदि हम देखिए कैसे हम कर रहे हैं, इसको आप बगल में करके हम बता ही देते हैं। 336 को ऐसे काटेंगे 2 से, तो 2 एक कम 2 और 2 6 12, 2 8 16 हो गया, 168 आ गया। फिर 2 से काट रहे हैं तो 2 8 16, 2 चौक 8 आ जा रहा है। फिर 2 से काट रहे हैं तो 42 दूना देखिए क्या होता है, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से काट रहे हैं तो कितना आ जा रहा है आपका, ये आ जा रहा है 21। फिर 3 से काटेंगे, अब 2 से तो कटेगा नहीं, तो 3 से हो गया 21। फिर 7 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 1, यानी देखिए कितना बार 2 आया, तो 4 बार 2 आया है, 1 बार आया है 3 और 1 बार 7। तो लिख दीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2, और यहाँ पे गुणे लिख दीजिए 3 और गुणे लिख दीजिए 7। अब यदि इसका हम HCF निकाल रहे हैं, HCF निकाल रहे हैं तो जो चीज़ कॉमन होती है उसी को हम लोग काउंट करते हैं। ऊपर देखिए 1 2 1 2 से मैच कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए 1 3 से मैच कर रहा है, यानी 2 गुणे 3 यही कॉमन है और ये हो जाएगा गुणा में 6, यानी जो इसका HCF आया वो तो 6 आ गया। लेकिन अगर हम इसका LCM निकाले तो हमने कहा जो चीज़ मिल रहा है उसको तो आप लिख लीजिए, जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखिए। तो 2 गुणे 3 तो हमने लिख लिया क्योंकि ये मिल रहा था। अब कौन कौन नहीं मिल रहा है,
जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 2 1 2 1 2 और 7 नहीं मिल रहा है, तो लिखिए इसको 3 ठो 2 लिखिए, उसके बाद 1 7 लिखिए। अब ऊपर पहुंचिए, ऊपर कौन कौन नहीं मैच किया, देखिए 2 लोग तो मैच किए, ये दोनों मैच किए, लेकिन 2 मैच नहीं किया, यानी 3 गुणे 3 मैच नहीं किया। अब इसका गुणा करवाइए, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 2 तिहाई 6 और उसके बाद 2 दूना 4 और 7 दूना 14 और 3 त्रिका 9। तो देखिए 2 तिहाई कितना हो गया, 6 हो गया, उसके बाद क्या हो गया आपका 4 हो गया और 7 दूना 14 और 3 त्रिका 9। अब देखिए 14 नवैया कितना होता है, 126 होता है, और यहाँ पे गुणे कर दीजिए 4 और यहाँ पे गुणे 6, 4 का 26 में गुणा कराइए, तो 4 6 कितना हो जाएगा 24, 4 दूनी 8 और 2 कितना हो गया 10 हो गया, फिर 4 एकम 4 कितना हो गया 5 हो गया, गुणा करिए 6 में, तो देखिए ये एलसीएम आ रहा है आपका, तो ये हो जाएगा 6 चौक 24 और 6 पंचे 30, मतलब कितना आ गया आपका एलसीएम जो आया आपका वो आया 3024। ठीक है, अब करने की बारी क्या है, जांच। अब हम लोग जांच करेंगे। जांच कैसे करेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाता है, लस गुणे मस, या मस गुणे लस, कोई फर्क नहीं है। गुणा में आप पहली संख्या का दूसरी संख्या में गुणा कराओ या दूसरी संख्या का पहली संख्या में, बात एक ही है। तो देखिए पहली जो संख्या थी हमारी वो थी 336, ठीक है, उसके बाद यहाँ कितना है दूसरी संख्या 54। अब आप एलसीएम यानी लस है आपका 3024 और मस भी कितना है आपका, मस है आपका यहाँ पे देखिए निकाले हैं 6, तो 6 से गुणा करवा दीजिए। जब इसका गुणा कराएंगे देखिए 6 चौक 24 यानी इकाई का अंक कितना आ रहा है 4 आ रहा है, और यहाँ पर भी है 6 चौक 24 यानी इकाई का अंक मेल कर रहा है। अब इसका गुणा करवा लेते हैं, तो 6 चौक 24, 6 दूना 12 और 2 14 और 6 त्रिक 18, यानी 18 144 इधर आया, तो 18 144 इधर भी आएगा ही आएगा, यानी ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है आपके राइट हैंड साइड के, और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपना आगे, और अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा क्या है, बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी वे में लगने वाला है। आप यदि किताब ओपन नहीं किए हैं तो किताब ओपन करके अपने सवाल को मिलाते चलिए, ठीक है। आपका ये जो सवाल है बहुत इजी वे में हम और आप मिलकर दोनों सॉल्व कर लेंगे। देखिए जो पहला है आपका वो कह रहा है प्रश्न नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है भाई, ये निकालना है आपको मस और लस, यानी मस और लस आपसे क्या कर रहा है पूछ रहा है, यानी आप मस बता दीजिए और लस बता दीजिए। पहला सवाल है आपका 12 15 और 21, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे ये है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मतलब जैसे आप लस निकालते हो वैसे ही मस निकालोगे। मस दो तरीके से निकाला जाता है, एक भाग विधि से, एक अभाज्य गुणनखंड विधि से। जो इसके पहले हम मस निकाले हैं वो सभी अभाज्य गुणनखंड विधि के हैं। तो चलिए सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। तो 12 का यदि खंड करेंगे तो 3 चौक 12 होता है, यानी 3 गुणे 2 गुणे 2, और 15 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 पचे 15, यानी 3 गुणे 5, और यदि हम 21 का करें तो 21 का कितना हो जाएगा 3 सते 21। अब इन तीनों में कॉमन क्या है, इन तीनों में कॉमन है भैया 3 और 3, यानी सभी 3 कॉमन है, तो जो एचसीएफ होगा इसका वो कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। और लस निकालते हैं। अब लस कैसे निकालेंगे, लस निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ये भी जो मस निकला है ये कौन सी विधि है, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग क्या निकालते हैं, देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग क्या निकालेंगे, इसका लसा निकालेंगे। देखिए लिख लेते हैं यहाँ पे, यहीं पे लिख लेते हैं 12 15 और 21। अब इसको काटेंगे तो सबसे पहले 2 से काटेंगे तो 2 6 12 हो गया, फिर यहाँ 15 हो गया, फिर यहाँ पे 21 हो गया, फिर 2 से काटेंगे। जब 2 से काटेंगे तो हो जाएगा कितना 2 3 6, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 21। अब 3 से काटेंगे तो देखिए 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 3 सते 21। फिर 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 1 1 और यहाँ 7 बचा, फिर 7 से काटेंगे तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। जब ये कट गया तो हमारा जो लसा आया यानी एलसीएम आया वो कितना आया, तो इन सभी का गुणा कराएंगे, इसका सभी का, यानी 2 गुणे 2
गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, यानी एलसीएम जो है आपका वो कितना आ गया, 2 दूना 4 4, देखिए 2 दूना 4 4 यानी 12 12 पंचे 60, अब 60 का 7 में गुणा कराएंगे तो 420 आएगा, यानी जो इसका लसा है वो 420 आया और जो इसका मसा है वो आपका 3 आया, और यही आपका क्या है, आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल में। अगला जो हमारा सवाल है वो है आपका 17 23 और 29 का। 17 23 और 29 का क्या निकालना है आपको, सबसे पहले लसा, उसके बाद आपको क्या निकालना है, मसा निकालना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसका मसा निकालते हैं, लसा तो बाद में निकालेंगे। मसा क्या होगा, देखिए 17 को यदि लिखें तो लिखेंगे 1 गुणे 17, क्योंकि 17 एक तरीके से अभाज्य संख्या है। ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा न कटे अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, और जो 23 है, 23 का कितना हो जाएगा, तो 1 गुणे हो जाएगा यहाँ पे 23, और यदि 29 की बात करते हैं तो ये भी हो जाएगा 1 गुणे 29, यानी इन सभी में यदि हम कॉमन देखें तो कॉमन क्या है आपका, 1 है, तो 1 आपका क्या बन जाएगा, HCF बन जाएगा। लेकिन यदि हम बात करते हैं किसका, यदि हम बात करें इसके लसा का, तो लसा का बात करें तो क्या होगा, तो इसको लिखेंगे 17 और यहाँ पर 29 और यहाँ पर 23। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दिया आपका, हमने लिख दिया आपका 17 और उसके बाद लिख दिया यहाँ पे 29 और 23। तो 17 का 17 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पे 17 को काटेंगे तो 1 से कट जाएगा, यहाँ पे खत्म। उसके बाद बचा है 29 और यहाँ पे हो गया 23। उसके बाद 23 को काटेंगे तो 1 यहाँ कट गया, 29 बचा रह जाएगा, 1 यहाँ भी कट गया, और 29 को काटें तो 29 कितने से कट जाएगा, 1 से 1 और 1, यानी ये सभी क्या है, ये सभी अब कट गए। तो इसका लसा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसका लसा आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 17 गुणे 23 और गुणे 29, और जब इसका आप गुणा करवाओगे, यानी जब आप इसका क्या करवाने लगोगे, गुणा करवाओगे, तो गुणा होगा कितना, तो गुणा आपका आएगा जब इसका और इसमें गुणा करवाओगे, तो 13 सते कितना हो जाएगा, 91, 91 का मतलब 1 हाथ में लगा 9, और 17 दुना के 34, 34 और 9 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे हम लोग कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 43। ठीक है, और गुणे क्या कर देंगे आपका 29, और 29 का 43 में यदि गुणा करवाएंगे तो देखिए एक इकाई का अंक इसमें 9 आ रहा है, जब 9 आ रहा है तो इसका जब गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 11 33, उसके बाद आपका हो जाएगा 9। ठीक है, इसका गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 11 33 और 9, यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, लसा हमने निकाला, कितना आया, लसा हमारा 1 आया, और जो आपका ये मसा निकाला तो 1 आया, और लसा आया आपका 11 33 और 9, मतलब 11,339। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए अगला जो है आपका वो है आपका 8 9 और 25। इसका क्या निकालना है, HCF निकालना है, और क्या निकालना है, LCM निकालना है। किस विधि द्वारा, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणन, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका क्या निकालना है, आपको लसा निकालना है और मसा निकालना है। तो चलिए लसा पहले HCF निकालते हैं। तो 8 का यदि खंड करेंगे तो कितना होता है, 2 दूना 4 दूना 8। 9 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3। और यदि 25 का करें तो कितना हो जाएगा, 5 गुणे 5। अब देखिए कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो सबके गुणा में 1 लगाते जाएंगे, 1 लास्ट में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, यानी HCF बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि यही कॉमन है। अगर हम LCM की बात करें तो LCM में हमने क्या कहा था, जो चीज़ें कॉमन है उसको एक बार लिखो, जो चीज़ें कॉमन नहीं है उसको भी लिखो, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2। इसमें आएंगे तो हो जाएगा 3 गुणे 3, और इसमें आएंगे तो हो जाएगा 5 गुणे 5, यानी इसका गुणा कराओगे तो हो जाएगा 8, यहाँ पे 3 त्रिका 9, और यहाँ पे 5 पची 25 हो जाएगा। अब देखिए 25 अट्ठे कितना होता है आपका, 25 अट्ठे होता है 200। ठीक है, अब गुणे 9 करवा देंगे तो 200 का जब 9 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा
1800, 9 दूना 1800, यही आपका क्या है एलसीएम है और यही आपका क्या हो गया उत्तर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये तीसरा सवाल समझ में आया होगा। देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। देखिए अगला जो है आपका चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न क्या है, HCF किसका 306 और 657 का 9 दिया है, यानी 306 और 657 का यदि आप HCF निकालोगे तो वो कितना मिलेगा आपको 9 मिलेगा। ठीक है, तो आप इसका LCM बताइए, किसका आपको बताना है 306 और 657 का। तो आपको पता है पहले ही हमने एक फार्मूला लगाया था। फार्मूला क्या था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है आपका लस होता है और गुणे क्या हो जाएगा आपका मस हो जाएगा, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा लस गुणे मस। तो पहली संख्या हमारा है 306 गुणे दूसरी संख्या है 657 और लस कितना है पता करना है। लस तो हमें पता करना है लेकिन इसका मस कितना है, तो मस है आपका 9, तो ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, मतलब 306 गुणे 657 बटा के 9, ये हो गया आपका लस। ठीक है, अब 9 से काटिए इसको, तो 9 से काटेंगे तो 9 सत्ते 63 और 9 त्रिक 27, यानी बचा कितना 306 गुणे 73, ये है आपका लस। अब इसका जब गुणा कराएंगे तो गुणा करा के हम लोग क्या करते हैं देख लेंगे। तो देखिए 73 में गुणा करा दें तो हो जाएगा 3 छक 18, 3 त्रिक 9 और 7 छो 42 और 7 त्रिक 21। अब देखिए यहाँ पे 8, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यानी जो इसका गुणा आया किसका 306 और 73 का वो आया कितना 22, 33, 8 और यही आपका क्या है लस है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, यही आपका आंसर है। ठीक है, अब देख लेते हैं आपका चौथा सवाल। देखिए चौथा तो देख लिए, पांचवा देख लेते हैं। अब देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल होने वाला है। क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि प्राकृतिक संख्या आप किसे कहते हो, तो 1 से लेकर 9 तक, यानी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे करते जाते हैं कहाँ तक जाएंगे 9 तक। ये है आपका प्राकृतिक संख्या, मतलब नेचुरल नंबर। क्या आपका 6 की पावर n 0 अंक पर समाप्त होगा, यानी इसका इकाई का अंक 0 होगा, ये हमें जांच करना है। तो चलिए जांच करके देख लेते हैं। तो लिखा है 6 की पावर n, तो n का मान कितना रखेंगे, लिखेंगे n बराबर 1 रखने पर, बारी बारी चेक करेंगे n बराबर क्या करेंगे 1 रखने पर, तो 6 की पावर 1 हो जाएगा, तो 6 1 कम 6 होता है। अब n बराबर कितना रखेंगे, तो लिखेंगे n बराबर 2 रखने पर, n बराबर कितना रखेंगे 2 रखने पर। जब 2 रखेंगे तो 6 की पावर कितना हो जाएगा 2, 6 छक्का कितना हो गया 36। फिर लिखेंगे n बराबर 3 रखने पर। ठीक है, n बराबर कितना रखने पर 3 रखने पर। जब n बराबर 3 रखेंगे तो 6 की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 6 छक्का 36 छक्का 216 हो जाएगा। अब ऐसे ही करेंगे आपका यहाँ पे n बराबर 4 रखने पर, यानी 4 रखने पर। ठीक है, n बराबर 4 रखने पर तो हो जाएगा, देखिए 6 की पावर 4, तो 6 की पावर 4 था, तो 6 छक्का 36 छक्का 216, 216 में एक छक्का और गुणा करा देंगे तो 16 छक्का हो जाएगा 96 और 6 दूना 12। आप सब में एक चीज नोटिस करो, एक चीज नोटिस करने वाली ये है कि देखिए यहाँ पर इकाई का अंक 6 है, यहाँ पर इकाई का अंक 6 है, यहाँ पर इकाई का अंक 6 है और यहाँ पर भी इकाई का अंक 6 है, यानी ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसमें इकाई का अंक 0 हो। ठीक है, आगे भी करेंगे तो आपको 6 ही मिलेगा, यानी आगे का प्रोसेस ऐसे करेंगे। अतः लिखेंगे इसी प्रकार आगे भी, ऐसे लिखेंगे इसी प्रकार आगे भी। तो जब आगे भी करेंगे तो हमारा जो इकाई का अंक है वो 6 ही मिलता जाएगा। तो हमको यहाँ पे क्लियर कट ये लिखना है कि n बराबर, यानी n बराबर 1, 2, 3, 4, फिर यहाँ पे 9 तक। ठीक है, यहाँ पे रखने पर 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होता, अंक 0 पर समाप्त नहीं होता। ठीक है, अंक 0 पर समाप्त नहीं होता है, यही आपका क्या बन गया उत्तर बन गया। तो पूछ रहा था आपसे कि क्या 6 की पावर n बराबर 0
पर समाप्त हो सकता है, तो 0 पर यह समाप्त नहीं हो सकता। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। छठवां प्रश्न देखते हैं, बहुत ही प्यारा एक प्रश्न। देखिए क्या कर रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे, देखिए 7 गुणे 11 गुणे 13 फिर प्लस 13, और उसके बाद लिखा है 7 गुणे 6 गुणे 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 और यहाँ पे 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। मतलब ये तो कंफर्म है कि भाज्य संख्या है, लेकिन क्यों है आपको यही बताना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 11 का 13 में गुणा करवा लीजिए, तो कितना आपको मिलेगा, 143 मिलेगा। और यहाँ पे प्लस 13 आप क्या करिए, जोड़िए। अब 7 का 143 में गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 7 त्रिक 21 फिर 7 चौक 28, 28 और 2 30 और फिर 7 एक कम 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10। मतलब 1001 आ जाएगा, जिसमें आपको 13 जोड़ना है। तो ये मिलकर आ गया आपका 1014। तो 1014 में ये जो इकाई का अंक आप देख रहे हो ये है 4। तो 4 है तो कोई भी संख्या जिसके इकाई के अंक में सम संख्या होती है वो भाज्य संख्या होती है। यानी ये क्या है, 1014 भाज्य संख्या है। पूछा है क्यों, तो क्योंकि यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि यह किसी तीसरी संख्या से, अब जरूरी नहीं है कि 2 से ही कटे, किसी तीसरी संख्या से कट रही है तो किसी तीसरी संख्या से, यानी यहाँ पे लिखेंगे किसी तीसरी संख्या से विभाजित हो जाता है। किसी तीसरी संख्या से क्या करता है, विभाजित हो, यहाँ पे लिखेंगे जाता है। ठीक है, हो जाता है। अब देखिए अगर पूछता सम संख्या तो 2 लिखना अनिवार्य था। भाज्य संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या है जो किसी तीसरी संख्या से आसानी से कट जाती है, क्या कहलाती है, आपकी भाज्य संख्या। तो ये रही आपकी भाज्य संख्या। अब इसका देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 6 पंचे 30 कर दीजिए, और यहाँ पे कर दीजिए 4 तिहाई 12 और 12 दुना के 24, और यहाँ पे है 7 और यहाँ पे हमने कर दिया 30 और यहाँ पे कर दिया आपका 24, और प्लस क्या जोड़ना है आपको, 5। अब देखिए यहाँ पे 3 का 24 में गुणा कराएंगे तो 7 गुणे कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है, 24 त्रिक कितना होता है, यहाँ पे 72, यानी आ जाएगा ये 720, और यहाँ पे प्लस 5 है। अब 7 का गुणा 720 में कराएंगे तो 7 जीरो हम 0, 7 दूना के 14, 7 सत्ते 49 और 1 50, यानी 50 40 आ गया। इसमें हम 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 45 आ जाएगा। तो 50 45 में इकाई का अंक क्या है आपका, 5 है। यानी ये संख्या संभवतः या तो 3 से कटेगा या तो 5 से कटेगा, लेकिन कटेगा जरूर। तो ये भी संख्या क्या है, एक भाज्य संख्या है। कारण क्योंकि यह किसी तीसरी संख्या से विभाजित हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा और कारण भी समझ में आया होगा कि क्यों संख्या ये भाज्य है। ठीक है, अब 7वां प्रश्न देख लेते हैं। 7वां प्रश्न थोड़ा लंबा है, लेकिन ये बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा। मतलब सवाल पढ़ने में लंबा है, सवाल जो बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। सवाल पढ़ लेते हैं। आपके किताब का प्रश्नावली 1.1 का 7वां क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक खेल का मैदान इस तरीके से है, इसके चारों ओर इस तरीके का वृत्ताकार क्या है, पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मतलब इस मैदान का यदि एक चक्कर लगाए तो सोनिया कितने मिनट लेती है, तो 18 मिनट का समय लेती है। ठीक है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मतलब रवि भी इसी मैदान का चक्कर लगाए तो रवि को कितना मिनट लगता है, तो 12 मिनट क्या करता है, रवि को लगता है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि वे दोनों एक ही स्थान, यानी मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें। कहने का मतलब एक ही जगह से, मान लेते हैं अगर उन्होंने यहाँ से चलना शुरू किया तो यहीं से दोनों चलते हैं, समय भी क्या है, सेम है। ठीक है, एक ही दिशा में चलते हैं और एक ही समय पर चलते हैं, तो कितने समय बाद, यहाँ कितना लिख दिया है, यहाँ पे कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब वह समय बताइए जब वो दोनों एक दूसरे को एक ही समय पर एक ही स्थान पर मिलेंगे दोबारा। तो ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना होता, उसका एलसीएम निकालना होता है। तो इसका क्या निकालना है, एलसीएम किसका, 18 का और 12 का। तो 18 का यदि एलसीएम निकालेंगे तो 3 × 18 होता है, यानी 3 × 3 × 2 हो जाएगा। और 12 का निकालेंगे तो 4 × 3 = 12 होता है, यानी 2
यहाँ 2 दूना 4 तिहाई 12। अब देखिए जो मिल रहा है उसको एक बार, तो देखिए 3 मिल रहा है और 2 मिल रहा है तो इसको एक बार लिखेंगे, यानी 2 गुणे 3 लिखेंगे। और जो नहीं मिल रहा है, ये दोनों नहीं मिल रहे थे तो इनको भी लिखेंगे, यानी 3 गुणे क्या कर देंगे 2। तो यहाँ पे 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 18 दूना 36, यानी इसका जो एलसीएम आएगा, एलसीएम वो कितना आ गया 36 मिनट, यानी 36 मिनट पश्चात वो एक दूसरे से क्या करेंगे, मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं हमारा ये जो प्रश्नावली 1.1 का वीडियो है आपको बहुत ही प्यारा लगा होगा और पूरे का पूरा सवाल आपने भी लगाया होगा हमारे साथ मिलकर। और कोई भी सवाल में यदि आपको दिक्कत आ रही है समझने में तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका सलूशन आपको बता देंगे। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करिए ताकि उन्हें भी पता चले कि इस चैनल पर सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाने शुरू हो चुके हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।